गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कीजिए, कॉपी पेन निकालिए और बैठिए सामने। देखिए, याद कीजिए प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस पर बात किया कि व्हाट इज माइक्रो एंड व्हाट इज मैक्रो। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि सर क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स का अपना कोई इंपॉर्टेंस है क्या? सर क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई लिमिटेशन है क्या? हाँ है। तो इन सभी चीजों पे आज हम लोग बात करेंगे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई अपना थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेज है। हाँ जी, चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। सबसे पहली चीज कि सर ये जो माइक्रो वर्ड है ये कहां से आया है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो माइक्रो वर्ड है ये ग्रीक शब्द से डिराइव हुआ है। कहां से आया है भाई? तो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है माइक्रोस। माइक्रोस का मतलब क्या होता है बच्चों? स्मॉल, छोटा, स्मॉल सेगमेंट। मतलब हम सोसाइटी के जब किसी छोटे समस्या, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक मुद्दा, आर्थिक समस्या, जब इसको एक छोटे सेगमेंट पर, एक स्मॉल सेगमेंट पर स्टडी करते हैं, स्मॉल सेगमेंट पर, छोटे सेगमेंट पर स्टडी करते हैं, तो ये कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है भाई? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकिंग कहाँ है? याद करो, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको क्या बताया था कि रिसोर्स की स्कार्सिटी है, और जो स्कार्सिटी है वो जन्म देती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को, और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जन्म देती है डिसीजन मेकिंग को। पढ़ा था ना हम लोगों ने, इस चीज को हम लोगों ने स्टडी किया ना? हाँ सर। अच्छा, सिंपल भाषा में हम ये भी तो कह सकते थे ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक इशू एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। जब भी हम किसी आर्थिक मुद्दे को, आर्थिक समस्या को या इकोनॉमिक रिलेशनशिप को किसी इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। पढ़ा था ना? हाँ जी सर, बिल्कुल आपने बताया था। जब हम किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, इकोनॉमिक इशू को इंडिविजुअल लेवल्स पे स्टडी करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात जरा याद कीजिए जो हम आपसे ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थ्योरी भी कहते हैं या थ्योरी ऑफ प्राइस कहते हैं। प्राइस थ्योरी को हो या थ्योरी ऑफ प्राइस को। सर एक बात बताइए, क्या माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई अपना थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है? हाँ है ना, बिल्कुल। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है भैया, बिल्कुल है। समझे? क्यों सर? आपके मन में सवाल हो रहा होगा ना, सर क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। सर ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, मैं आपसे आगे बात करूंगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जब जाएंगे तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमारी इकोनॉमी की जो 3 सबसे बड़ी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, हम उस पर बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आप इतना तो समझो कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कोई चीज होती है। ओके सर, ये तो आप पहले भी बता चुके हैं, कुछ नया तो है नहीं। सवाल यहां पर यह है कि क्या सर कुछ इंपॉर्टेंस भी है क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स का अपना कुछ इंपॉर्टेंस है? हाँ है, बिल्कुल है। इसका एक अपना इंपॉर्टेंस है और इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। पहला, फॉर्मुलेटिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में हमें बहुत हद तक मदद करती है। अब सवाल है सर कैसे? एग्जाम्पल आप सोचो बच्चों, एक प्रोड्यूसर जब ये सोचता है कि जब वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस घटाएगा, डिक्रीज करेगा, तो प्राइस के घटने से मार्केट पर उसके प्रोडक्ट पे क्या असर होगा? क्या इस रिलेशनशिप से वो पॉलिसी नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी क्रिएट करने में मदद करती है और ये प्रोडक्टिविटी को इनहांस करती है। जैसे
थ्योरी ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्शन थ्योरी, जो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ये हमें मदद करती है कि हम कॉस्ट को कैसे कम से कम कर सकते हैं, अपनी लागत को घटा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। सर एक बात बताइए, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करेगा प्रोडक्शन को इफिशिएंट बनाने में? बिल्कुल करेगा। बहुत सारी थ्योरी है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा इंपॉर्टेंस है बच्चों कि ये कैपिटलिज्म के वर्किंग को, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के वर्किंग स्टाइल को समझने में मदद करता है। आप ये समझ पाते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस तरीके से रन कर रही है, उनका वर्किंग एजेंडा क्या है, उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, उसको फ्री मार्केट इकोनॉमी क्यों कहते हैं, वहां डिसीजन फ्री क्यों है, वहां प्रॉफिट पर ज्यादा अटेंशन क्यों दिया जा रहा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इन सभी चीजों को समझने में हमें मदद करेगा। वर्किंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्यों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फ्रीडम दे दी गई है प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन डिसीजन का फ्रीडम दे दिया गया है, कंजम्पशन डिसीजन का फ्रीडम दे दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा डिमांड हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा हो और क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज एनहांस कर जाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंस देखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब हाउ इन फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी इंडिविजुअल यूनिट अटेन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी हम लोग कैपिटलिस्ट को कहते हैं, तो कैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, कैपिटलिज्म के अंदर एक इंडिविजुअल यूनिट, एक इंडिविजुअल कंपनी, एक इंडिविजुअल फैक्ट्री या प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा, इस चीज को हम समझ पाएंगे। प्राइस पॉलिसी फॉर्मुलेट कैसे की जाए, ये आप समझ पाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एक प्रोड्यूसर, एक एंटरप्रेन्योर एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट कर सकता। बहुत सारी चीजें हैं जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझ पाते हैं। बिजनेस फॉरकास्टिंग को समझ पाते हैं, भविष्य के बिजनेस को समझ पाएंगे, बिजनेस फॉरकास्टिंग। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द गेन फ्रॉम ट्रेड। ट्रेड से हमें क्या गेन हो रहा है, हम डिसइक्विलिब्रियम को समझ पाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझ पाते हैं, इन सभी चीजों को हम समझ पाते हैं। किसके अंदर? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। आइए, अब सवाल यह है कि सर क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई लिमिटेशन है क्या? हाँ, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक अपना लिमिटेशन भी है। कैसे सर? देखिए बच्चों, इंटायर इकोनॉमी को आप नहीं समझ पाइएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर, जैसे आप ले लो इंडिया, अपने कंट्री को, हम लोगों की कंट्री के अंदर कैपिटलिज्म भी है, सोशलिज्म भी है। तो सवाल है कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स इंटायर फंक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो जब भी स्टडी करता है तो किसी एक चीज को, इकोनॉमी एज अ होल तो वो स्टडी करेगा नहीं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंटायर इकोनॉमी को स्टडी नहीं करती। इट कैनॉट एक्सप्लेन अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पॉवर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इलिटरेसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एंड अदर प्रॉब्लम्स प्रिवेलिंग इन द कंट्री। और कंट्री में जो बाकी प्रॉब्लम प्रिवेल कर रहे हैं, उन सभी चीजों को एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि बेरोजगारी, गरीबी, इलिटरेसी, ये सभी बड़े स्केल की प्रॉब्लम है, मैक्रो लेवल्स की प्रॉब्लम है। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। शुरू करते हैं बच्चों। सर सबसे पहली बात जो आपने पहले भी बताया है, एक बार रिकॉल कर दीजिए, ये जो मैक्रो वर्ड है वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है बच्चों? ग्रीक वर्ड मैक्रोस। मैक्रोस का मतलब क्या होता है बच्चों? लार्ज, एग्रीगेट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा एग्रीगेट इकोनॉमी से डील करती है। सर एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ? टोटल, मतलब ये गरीब को नहीं स्टडी कर रही बच्चों, पॉवर्टी को। ये बेरोजगार को स्टडी नहीं कर रही है, बेरोजगारी को।
ये इन्फ्लेशन को स्टडी नहीं कर रही है, जनरल प्राइस लेवल मतलब इंटायर इन्फ्लेशन को स्टडी करेगी, हर एक चीज की महंगाई को स्टडी करेगी। ये इनकम को स्टडी नहीं करती बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम को स्टडी करती है। तो कहने का मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो इंटायर इकोनॉमी के इंटायर इकोनॉमिक फेनोमेनन को स्टडी करता है, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, जीएनपी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सिर्फ सप्लाई नहीं, सिर्फ डिमांड नहीं, सिर्फ इनकम नहीं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम। मतलब ये इकोनॉमी को एग्रीगेट लेवल पे जाके पढ़ता है, टोटल लेवल पे पढ़ता है, ब्रॉड लेवल पे पढ़ता है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में वैसा ही डिफरेंस है जैसे बच्चों एक पेड़ और जंगल के बीच है। आप जंगल में देखते हो हजारों पेड़ जब एक जगह खड़े हैं हम उसको जंगल कह रहे हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल पेड़ ही जंगल बनाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो का पार्ट है, इस बात को समझिए, बिना माइक्रो के मिले मैक्रो नहीं बन सकता। खैर ये तो हम आगे चर्चा करेंगे आपसे। देखिए थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर क्यों हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं? क्या सर इसमें सिर्फ हम बेरोजगारी को स्टडी कर रहे हैं क्या? आ जाओ देख लो। आप देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी चीजें आती हैं। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा इनकम हम स्टडी करते हैं, हम इनकम पे बात करते हैं। चलिए सर सवाल ये है क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें इकोनॉमी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में आपको मदद करता है, आपको इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को समझने में मदद करेगा। देश में मंदी क्यों आ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, रिसेशन क्यों आ रहा है, डिप्रेशन क्यों आ रहा है, इन सभी चीजों को आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से समझ पाते हैं। सवाल यहां पर यह है कि सर क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स का अपना कोई इंपॉर्टेंस है क्या? आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंस है? हाँ जी बिल्कुल है, एक दो इंपॉर्टेंस नहीं, बहुत इंपॉर्टेंस है। आइए तो हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए मैक्रोइकोनॉमिक्स हैज मर्ज्ड एज द मोस्ट चैलेंजिंग ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के इसको बहुत चैलेंजिंग ब्रांच पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट लेवल के प्रॉब्लम को स्टडी करना कोई मजाक नहीं है बच्चों। तो सवाल ये है कि सर इसका क्या अपना इंपॉर्टेंस है? देखिए इट गिव्स एन ओवरऑल व्यू ऑफ ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम में जो कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट हो रही है, जो ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटीज है, ये जो बढ़ता हुआ कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको हम समझ पाते हैं। हम यूं कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स पावरफुल टूल टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। हम इंटायर इकोनॉमिक सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ पाएंगे। अच्छा दूसरा, इट प्रोवाइड द बेसिक एंड लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर फॉर्मुलेटिंग appropriate macroeconomic policies। देखिए क्या कहता है, it provide the basic and logical framework। ये हमें एक लॉजिकल और बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? सवाल ये है, जैसे देखिए अगर हमें महंगाई को समझना हो, गरीबी को समझना हो, बेरोजगारी को समझना हो, to direct and regulate economy toward desirable goal। हम डिजायरेबल गोल को समझ पाते हैं, समझ रहे हैं? इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द रीजन फॉर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एंड प्रोवाइड रेमेडीज। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन क्यों आ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, मंदी क्यों आ रही है, इसे कैसे कंट्रोल करेंगे, हमें क्या क्या स्टेप उठाना चाहिए। सर क्या ये सब चैप्टर हम पढ़ेंगे? बिल्कुल हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, हम बजट पढ़ेंगे, हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे, हर एक रेमेडीज पढ़ेंगे बच्चों, हर एक
उपाय, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को स्टडी करेंगे। ओके, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना इंपॉर्टेंस है अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। लेकिन एक सवाल और भी यहां घूम रहा है, सर क्या दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है? हाँ, इसमें दोहराए नहीं है कि दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं है। चलिए देखिएगा, सर ये डिफरेंस तो आपने बताया था प्रीवियस क्लास में। हाँ, मैंने आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया है, बट अगर आप चाहो तो एक बार रिकॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करता है ना, जैसे इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट बिहेवियर को स्टडी करता है, सिंपल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को हम स्टडी करते हैं, सॉरी डिमांड और सप्लाई को, और मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे तो मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट होगा। आपको याद होगा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ट्रेन ड्राइवर का एग्जाम्पल दिया था, आप याद करो, आपको याद आ जाएगा। ओके, चलो खैर, सवाल है सर दोनों में क्या डिपेंडेंस है, क्यों माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं? देखिए बच्चों, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। देखिए कहता है इट इज डिफिकल्ट टू डिमार्केट और डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। What is macro from an economy point is micro from the context of word. माइक्रो और मैक्रो को एग्जैक्ट बताना डिफिकल्ट है। देखो बच्चों, सोचो, जब हम किसी घर, किसी परिवार के प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं, आर्थिक समस्या को, और जब हम उसको कंपेयर पूरे कॉलोनी से करते हैं तो कॉलोनी मैक्रो हो जाता है, वो मोहल्ला मैक्रो हो जाता है, और वो घर माइक्रो हो जाता है। जब हम उस पूरे कॉलोनी को उस पूरे एरिया से कंपेयर करेंगे तो कॉलोनी माइक्रो हो जाएगा और वो एरिया मैक्रो हो जाएगा। जब हम किसी कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट को उसके स्टेट से कंपेयर करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट माइक्रो हो जाएगा, और जब हम स्टेट, राज्य के इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे वो मैक्रो हो जाएगा। जब हम किसी स्टेट के आर्थिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं और कंट्री से कंपेयर करते हैं तो कंट्री मैक्रो हो जाता है और स्टेट माइक्रो हो जाता है। कहने का मतलब बच्चों, ओवरऑल ये मेरे कहने का मतलब है कि ये बताना बहुत डिफिकल्ट है कि माइक्रो सिर्फ क्या क्या है और माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। कहने का मतलब कि बहुत बार जो चीजें कभी माइक्रो है वो किसी और नजरिया पर मैक्रो हो जाता है, या जो मैक्रो है वो किसी और एंगल से मैक्रो है तो वो माइक्रो हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप किसी कंट्री को पूरे दुनिया से कंपेयर करोगे तो वो देश माइक्रो हो जाएगा, लेकिन जब उस देश को उसके राज्यों से, स्टेट से कंपेयर करोगे तो वो मैक्रो हो जाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और ये तो सत्य है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो से ही मिलकर बनता है। जब माइक्रो मिलते हैं तो मैक्रो बनता है। इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ओके, आगे देखिए। It is difficult to say which is more important. Both have their own significance. दोनों का अपना अपना एक importance है. According to Professor Samuelson, knowledge of both is absolutely vital and there is no competition between macro and microeconomics. और ये दोनों complementary हैं, दोनों एक दूसरे से मिलकर बनते हैं। आप ये सोचो ना, छोटे छोटे कितने घर मिलते हैं तो एक गांव बनता है, गांव मिलते हैं पंचायत बनता है, डिस्ट्रिक्ट बनती है, डिस्ट्रिक्ट से राज्य बनता है, सॉरी जिला बना, राज्य बना, राज्य से देश बना। इस तरीके से एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है। चलो, तो आज हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस देखा, और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव तो हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देख ही चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ओके, तो आज के लिए लेक्चर को यहीं रोकते हैं। थैंक यू एवरीवन।